कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। मैं डॉक्टर रचना जोशी प्रकाम्य संस्कृत क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। इतने समय से मैं आपको संस्कृत शिक्षण के ऊपर अपने वीडियो दे रही हूँ। बहुत लंबे समय के पश्चात आज फिर मैं एक संस्कृत व्याकरण के ऊपर वीडियो बना रही हूँ। मैं उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा, पसंद आएगा। और पर हाँ, ये एक बात और मैं कहना चाहूंगी कि ये जो हम शुरुआत कर रहे हैं फिर से व्याकरण की, तो आप मैंने जो पहले वीडियो डाले हुए हैं उच्चारण स्थान वाले हैं और प्रत्याहार वाले हैं और इसके अलावा संज्ञा सूत्र से संबंधित हैं हमारे, और इसके और भी अपने विभिन्न प्रकार के जो सूत्र हैं, परिभाषा सूत्र है, अधिकार सूत्र है, ये सब क्या है, इन चीजों को लेकर के व्याकरणिक पारिभाषिक शब्दावली के रूप में जो भी मैंने पुराने वीडियोस डाले हैं उनको एक बार आप थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे, देख लेंगे, तो आपको ये चीज थोड़ी सी समझने में आसानी हो जाएगी। तो आज हम जो शुरू कर रहे हैं नया प्रकरण व्याकरण के लिए, वो है हमारा संधि प्रकरण। जब संधि की हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो संधि क्या है ये पता होना बहुत जरूरी है। और ये सभी जानते हैं कि संधि किसको कहते हैं। तो संधि के अंदर वर्णों का महत्व होता है, ये आप ध्यान जानते हैं इस चीज को। तो एक सहज रूप में या सरल शब्दों में जब हम कहें इसको, तो संधि क्या है कि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाला जो विकार है उसको हम संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार, विकार का मतलब यहाँ पर परिवर्तन से लिया हुआ है ना। दो वर्णों का मेल कैसे होता है, कैसे इसका विकार होता है, जैसे कि इत्यादि शब्द है ना, इति प्लस आदि, है ना। तो ये जो दो वर्ण मिले हैं, इन दोनों वर्णों के परिवर्तन होने से ये जो यह शब्द का हमारा जो परिवर्तन हो रहा है, ये क्या होता है, ये विकार कहलाता है। तो इस प्रकार से दो शब्दों के मेल से उत्पन्न होने वाला जो विकार है या परिवर्तन है वो संधि कहलाती है। ये जो वर्ण परिवर्तन है ये हमको तीन रूपों में देखने को मिलता है। एक परिवर्तन वो होता है कि जहां पर जो दोनों वर्ण हैं, पहले पद का आखिरी वर्ण और दूसरे पद का पहला वर्ण, प्रथम पद, है ना, ये जो वर्ण होते हैं इन दोनों के ही स्थान पर दोनों ही वर्ण बदल जाते हैं। कैसे बदलते हैं, जैसे कि वाक प्लस हरि, है ना। अब ये जो है, तो यहां पर जब हम इसको संधि युक्त शब्द बनाते हैं तो ये शब्द हमारा बनता है वाघरी। अब यहाँ पे क का तो ये ग हो गया और ह का जो है वो ये घ हो जाता है। तो इस प्रकार से दोनों ही पदों पे वर्णों के स्थान पर दो नए वर्ण हमको जब देखने को मिलते हैं, तो एक तो इस प्रकार से संधि होती है, तो एक परिवर्तन तो हमें वर्ण के रूप में इस रूप में हमें दृष्टिगत होता है। अब दूसरा जो वर्ण परिवर्तन होता है वो होता है एक वर्ण का परिवर्तन होता है। जब दो वर्ण मिलते हैं तो वहां पर एक वर्ण का परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। वो कैसे होता है कि पहले वाला ही उदाहरण लेते हैं हम, इत्यादि, जहां पर कि इति प्लस आदि है, ये इस त में ई है और आ है ना। तो यहां पर हमें इस ई के स्थान पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, यह मिल को, क्योंकि यह के बाद में आ का उच्चारण हमें दिख रहा है, आ का उच्चारण हमें सुनाई दे रहा है। तो यहां पर हमें ई के स्थान पर यह जो परिवर्तन दिख रहा है, तो ये परिवर्तन क्या हुआ, एक वर्ण का परिवर्तन हुआ। तो एक तरीका ये हुआ कि जहां पर हम वर्ण विकार जो देखते हैं वो एक वर्ण के रूप में देख रहे हैं। फिर तीसरा विकार जो देखते हैं हम, वो क्या होता है कि जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं तो एक तीसरा ही वर्ण हमें नजर आता है। वो तीसरा परिवर्तन है, वो कैसे है कि रमा प्लस इशह, ये दो वर्ण है आ और ई। अब यहां पर जब हम इनकी बात करेंगे, जब हम बोलते हैं तो बोलते हैं रमेश, है
है ना। और जब ये रमेश राम बोल रहे हैं तो ए वर्ण सुनाई दे रहा है हमें, किसके स्थान पर, आ और ई के स्थान पर। ये हमें जो ए वर्ण सुनाई दे रहा है तो ये क्या हो गया, हमारा तीसरा परिवर्तन हुआ। तो इस प्रकार से जब हम देखें तो वर्ण परिवर्तन तीन रूपों में होते हैं, कि जहां पर दो वर्णों के स्थान पर दोनों ही अलग अलग वर्ण नजर आते हैं, दो वर्णों में से किसी एक वर्ण पर परिवर्तन होता है, और या फिर दोनों वर्णों का परिवर्तन हो जाता है और हमें तीसरे रूप में वो वर्ण नजर आता है। तीन प्रकार से हम इस पर रूप परिवर्तन देखते हैं। अब जब हम व्याकरण की बात कर रहे हैं, व्याकरण के नियमों की बात कर रहे हैं, भाषा की शुद्धता की बात करते हैं, क्योंकि व्याकरणिक शुद्धता होगी तभी भाषा हमारी शुद्ध होती है कहते हैं ना। तो संधि कहाँ कहाँ होनी चाहिए और कहाँ हम नहीं कर सकते। तो सामान्यतया जब संधि करते हैं तो पाणिनि ने जो एक श्लोक दिया है उसके आधार पर ही मैं उसकी थोड़ा विश्लेषण करने की बात करती हूँ। तो एक तो वो कहते हैं कि नित्य पद, एक पद होना चाहिए। एक पद होगा तो वहां पर हमेशा संधि होगी। एक पद में संधि कैसे होगी, कि जैसे ये न और अयन, ठीक है, ये जो दो पद हैं इसको जब हम मिला करके बोलते हैं तो नयनम ही हम बोलते हैं इसको, ने अयनम कभी नहीं बोलते। तो ये दोनों मिला करके एक पद बना है, तो एक पद में हमेशा संधि होती है, ये बात बिल्कुल फिक्स है। उसके बाद में दूसरा ये बताते हैं कि किसी धातु के साथ में जब उपसर्ग लगता है तो वो वहां पर नित्य संधि होती है। जैसे कि अधि उपसर्ग और इसके साथ में आगच्छति शब्द लगा दिया, है ना, ये क्रिया हो गई। क्रिया के साथ में उपसर्ग लगा तो जब हम यहाँ पर शब्द बनाएंगे तो अध्यागच्छति, ये रूप शुद्ध होता है, इसको लिखा जाता है व्याकरण के नियमों में। कभी भी उपसर्ग को अलग करके नहीं लिखते हैं पद के साथ में, क्रिया के साथ में। तो क्रिया के साथ में हमेशा जो होता है उपसर्ग जो है वो जुड़ करके लगता है। तो एक इसकी संधि हमेशा होती है। तीसरी जो संधि होती है वो जब समास युक्त शब्द होता है तो उसके अंदर होती है, जैसे कि राजसेवक, राज्य सेवक, ठीक है। तो यहाँ पर राजा का सेवक जब इसकी संधि करते हैं तो यहाँ पर ये जो है इसको भी हम नियमित रूप से नित्य संधि होती है, यानी कि जब समाज के अंदर हम राजा श्व जैसे कहा तो इस प्रकार से हम इसकी संधि नियमित रूप से होती है। लेकिन वाक्य के अंदर जब हम संधि का प्रयोग करते हैं तो ये वक्ता की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है कि वो संधि करे या ना करे। तो तीन जगह पर संधि अनिवार्य रूप से होनी चाहिए भाषा की शुद्धता को और सुंदरता को बनाए रखने के लिए। और बाकी के अंदर जब हम बोलचाल की भाषा में जब हम प्रयोग कर रहे हैं तो वहां पर हम संधि युक्त शब्द का प्रयोग करें ना करें यह वक्ता की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। अब बात करते हैं संधि के प्रकारों की। ये संधि के प्रकार क्या हैं ये आप सब जानते हैं कि कितने प्रकार होते हैं संधि के, है ना। तो संधि के तीन प्रकार मुख्य रूप से माने जाते हैं। एक तो होता है अच संधि, जिसको कि हम स्वर संधि भी कहते हैं। दूसरा होता है हमारा हल संधि, जिसको कि व्यंजन संधि भी कहा जाता है। और तीसरा होता है हमारा विसर्ग संधि, ठीक है। अब अच स्वर संधि अच है, इसका मतलब क्या हुआ कि जब दो अच आपस में मिलेंगे या दो स्वर जब मिलेंगे और उससे वर्ण परिवर्तन होगा तो वो स्वर संधि होगी निश्चित रूप से, है ना। और हल संधि के अंदर यानी कि स्वर प्लस स्वर, और इसके आधार पर जो परिवर्तन होगा वो हमारा स्वर संधि होगा। हर संधि के अंदर क्या होता है, व्यंजन होता है और उसके बाद में स्वर या व्यंजन कोई भी वर्ण हो सकता है और व्यंजन संधि होती है उसके अंदर, और विसर्ग और विकार आ जाता है ना। और इसमें विसर्ग संधि में क्या होती है कि विसर्ग के बाद में स्वर या व्यंजन कोई भी होता है, और इससे जो विसर्ग के अंदर इसके अंदर जो विकार उत्पन्न होता है ये विसर्ग संधि कहलाती है। तो तीन प्रकार की मुख्य रूप से संधियां होती है। इसकी अगर हम उदाहरण को भी देख लें, अगर मान लीजिए तो यहाँ पर जैसे कि मैंने उदाहरण दिया वो रमा प्लस ईश वाला दिया कि इसके अंदर आ है और इसके अंदर ई है और इन दोनों को मिला करके ए बन जाता है, रमेश बन जाता है। तो ये स्वर संधि हो गई। व्यंजन संधि के अंदर जब हम देखते हैं स्वर संधि है तो जैसे कि वाक प्लस ईश, ये व्यंजन है ये स्वर है, इन दोनों को मिलाएंगे तो बनेगा वागीश, है ना। एक हमने बनाया जगत प्लस नाथ, जगन्नाथ, है ना। तो ये व्यंजन के साथ में स्वर और या
व्यंजन के साथ में व्यंजन। तो ये इस प्रकार से शब्द बना। विसर्ग के साथ में देखें तो रामः अवदत्, तो ये विसर्ग जो है वो ओ में बदल जाएगा, रामो अवदत्, है ना। तो इस प्रकार से ये अलग अलग हमें जो है वो इसके विकार देखने को मिलते हैं। तो ये स्वर संधि के हमारे कुछ प्रकार हो जाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं इसके आगे कि स्वर संधि जो होती है इसके अंदर 5 मुख्य भेद इसके माने गए हैं। फिर पररूप और पूर्वरूप संधि भी इसके अंदर साथ में आ जाती है सामान्यतया। तो हम सबसे पहले बात करते हैं अच संधि की ही बात करते हैं। अच संधि के बारे में हम पढ़ लेते हैं कि अच संधि क्या है। और तो अच संधि के अंदर सबसे पहले जो संधि आ रही है हमारी अच संधि के अंदर, वो है यण संधि। यण संधि की अब हम बात करते हैं कि यण संधि क्या होती है। यण संधि का सूत्र सभी को पता है। यण संधि होती है इको यणचि से, ठीक है। साधारण अर्थ जो है इसका, सामान्य अर्थ है वो होता है इक के स्थान पर यण आदेश होता है। कब होता है? अच परे रहते, अच परे होने पर। ये इसका सामान्य अर्थ है इको यणचि, ठीक है। इक के स्थान पर यण आदेश होता है अच परे रहते पर। यहाँ पर इक जो है वो षष्ठी विभक्ति का, क्योंकि इक के ये शब्द आ रहा है यहाँ पे विकारक चिन्ह के हिसाब से हम देखें तो ये षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है। ये इक के स्थान पर यण, ये जो है वो प्रथमांत है, करता है, प्रथम विभक्ति हो जाती है इसके अंदर। और अच जो है अच परे रहते होने पर यह हो जाता सप्तमी विभक्ति। तो षष्ठी का प्रयोग है, प्रथमा का प्रयोग है और सप्तमी का प्रयोग है। तो इक के स्थान पर यण आदेश होता है अच परे रहते, किसी के स्वर के परे रहते हुए। एक ये उदाहरण बात करती है हमारे इसमें। अब इसकी जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले बात आ रही है यहाँ पे इक की। इक क्या है? तो इक के अंदर ये प्रत्याहार है। इक के अंदर कौन कौन से वर्ण आएंगे? ई, उ, री और ली, ठीक है। ये इक के अंदर प्रत्याहार आते हैं, प्रत्याहार वर्ण आते हैं इसमें। यण के अंदर कौन कौन से वर्ण आते हैं? य, व, र और ल, ये वर्ण आते हैं इसके अंदर। और अच, अच के अंदर तो सभी स्वर आ जाते हैं, अ, ई, उ, री, री, ए, ओ, ऐ, ओ, है ना। ये 9 जो स्वर है वो सभी स्वर अच के अंदर सभी स्वर आ जाते हैं। तो ये क्या कह रहा है सूत्र कि इस इक के स्थान पर यण आदेश होता है। कब होता है? कि जब पीछे वाला पद के जो प्रारंभिक पद है उसका या प्रारंभिक वर्ण जो है वो अच होता है। अब कैसे होता है इसकी थोड़ी सी उदाहरण के रूप में हम देखते हैं इसको। यहीं से इसकी शुरुआत करते हैं। अब कैसे हो रहा है यहीं से मैं शुरुआत करती हूँ इसकी, कि जैसे कि दो रूपों में यह वर्ण मिलता हमें, शुद्ध्युपास्य और शुद्ध्युपास। ये दोनों ही वर्ण शुद्ध माने जाते हैं। इसका जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो विच्छेद होता है शुद्धि प्लस उपास्य। अब इसको देखें, यण संधि के एक के स्थान पर यण आदेश होता है। तो ये बोला, तो हमने जब इसको विभाजित कर रहे हैं तो शुद्ध ई उपास्य, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पर अ, ई, उ बोला, इक के स्थान पर बोला, तो ई, उ ये जो है ये अपने जो सवर्ण है, यानी कि दीर्घ ई और दीर्घ उ, और उसका भी ये क्या कराएंगे? बोध कराएंगे यहाँ पे। तो शुद्ध ई उपास्य, ये स्थिति हमारी इसके अंदर बन जाती है। अब इसके अंदर ये कहा कि इक के स्थान पर यण आदेश होना चाहिए, यानी कि ये इक जो है वो इक के स्थान पर यण आदेश होना चाहिए, एक बात है। लेकिन इक के अंदर इस स में उ भी है, जो वो भी इक के अंदर ही आता है ना। ये उ है, ये भी इक के अंदर आ रहा है और ये भी इक के अंदर है। तो प्रश्न ये उठ जाता है कि इन दोनों में से किस किस स्थान पर आदेश किया जाना चाहिए।
सबसे पहली बात ये आ जाती है ना। तो इसको स्पष्ट करने के लिए इन्होंने एक अगला सूत्र दिया है। ये सूत्र है तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य। ठीक है, अब तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य ये जो सूत्र है, ये सूत्र कहता है कि सप्तमी से जो निर्देश किया जाता है, तस्मिन शब्द यहाँ सप्तमी के अर्थ में आया कि सप्तमी से निर्देश किया गया है कि अच के परे होने पर, है ना, ये जो कहा गया है, तो अच के परे होने पर पूर्व वर्ण का परिवर्तन होना चाहिए, पूर्व वर्ण को इक के स्थान पर यण आदेश होना चाहिए। ठीक है, अब ये क्योंकि ये जो सूत्र है वो हमारे क्या बोलता है कि उस स्थान पर जो अच है, उस अच के पहले जो अच है या पहले जो हमारा स्वर है, उसके स्थान पर यह आदेश होना चाहिए, यानी कि किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान उसके बीच में नहीं होना चाहिए, तभी हम वहां पर कर सकेंगे। जैसे कि उस स्थिति में हम देखते हैं, परिस्थिति में कि सॉरी, इसको लिखते हैं हम स उ ध ई उपास्य। ठीक है, अब इसमें बड़ा था, आपको क्या बोल रहा है ये कि अच के परे रहते इक के स्थान पर यह होना चाहिए, ये तो उसने कह दिया। लेकिन अब कौन से इक के स्थान पर? तो वो इक जहां पर की किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं है, अव्यवहित व्यवधान रहित। ठीक है, यानी कि जिसके बीच में किसी तरह का कोई व्यवधान नहीं आ रहा है, ऐसे उस इक के स्थान पर यह होना चाहिए। अब यहां पर जब हम देखते हैं तो ये जो हमारा अच है ना, अच परे होने पर, तो ये अच है, इस अच के बाद में एक तो ये ई है और दूसरा ये ऊ है, तो इन दोनों के बीच में किसी तरह का कोई व्यवधान नहीं है, ये अव्यवहित है। क्योंकि इस ऊ की जब हम बात करेंगे तो बीच में इस ध का व्यवधान आ जाएगा, ये व्यवहित हो जाएगा। तो हम इस ऊ का हम क्या करेंगे, यण नहीं करके हम इस ई के स्थान पर हम यण आदेश करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये अबाधित है, इसमें इन दोनों स्वरों के बीच में किसी भी तरह का कोई बाधा नहीं है, जबकि इस स्वर और इस स्वर के बीच में इनकी बाधा है ना। तो यहां पर ये कहा जाएगा, तो तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य कह करके इन्होंने क्या कह दिया कि जो अबाधित स्वर है, अबाधित अच है, उसके स्थान पर इक आदेश होगा। तो इससे यह स्पष्ट हो गया कि इस ई के स्थान पर ही यण आदेश होगा। लेकिन अब ये यण आदेश जो बोल रहा है इसमें, तो यण आदेश में क्या हो गया, चार वर्ण आ गए हमारे पास, य, र, ल और व। अब जब ये चार वर्ण है तो इन चारों में से यहां पर कौन सा लगेगा? फिर एक प्रश्न, नया प्रश्न। ठीक है, अब जब ये नया प्रश्न आया है तो ऐसी स्थिति में एक फिर नया सूत्र दिया, उसमें उन्होंने कहा गया स्थाने अंतरतमः। ये इन्होंने सूत्र दिया, स्थाने अंतरतमः। अब स्थाने अंतरतमः जो सूत्र दिया है, इसमें ये क्या कह रहे हैं कि स्थान के आधार पर जो सबसे निकट है, स्थान का मतलब उच्चारण स्थान से। ठीक है, यहां पर स्थान का मतलब पर्टिकुलर को स्थान विशेष नहीं होकर के उच्चारण स्थान लिया गया, इस स्थान का मतलब यहां पर लिया है उच्चारण स्थान से। तो उच्चारण स्थान की दृष्टि से जो सबसे निकट है, जो सबसे पास में है, ऐसे उस वर्ण को इक के स्थान पर यण करना है। अब यहां पर जब हम देखते हैं कि कौन सा वर्ण कैसे पास में है, तो चार वर्ण तो इक के हमारे पास हैं, ई, उ, री और रे। ठीक है ना, और यहां पर है य, व, र और ल। अब हम जब उच्चारण की बात करते हैं देखने की, तो ई जो है इसका उच्चारण स्थान कहाँ है? क्योंकि स्वर है तो कंठ तो ही है, लेकिन साथ में इसका उच्चारण स्थान तालु भी होता है, कंठ तालु इस ई का उच्चारण स्थान होता है। तो यदि इसका उच्चारण स्थान कंठ तालु है तो इसके अंदर से तालव्य वर्ण कौन सा है वो देखते हैं, तो यह जो है वो तालव्य वर्ण है। तो इन दोनों की समानता हो गई उच्चारण स्थान की, क्योंकि ये जो है वो दंत और ओष्ठ की सहायता से बोला जाएगा, दंतोष्ठ वर्ण है ये। र
दांत की सहायता, मूर्धा की सहायता से बोल जाएगा ये, तो ये मूर्धन्य शब्द हो गया। ल भी दांत और उसके दंत्य वर्ण हो गया ये। तो इस प्रकार से इनके जो अलग अलग स्थान होने की वजह से सबसे निकट स्थान ई का कौन सा आया है? य, है ना। तो इस य को तो हम ई के स्थान पर क्या आदेश करेंगे? य आदेश करेंगे। तो ये स्थिति हो गई यहाँ पे इस चीज को क्लियर करने के। आगे भी जब हम शब्दों की सिद्धि करेंगे तो वहां पर हम उच्चारण स्थान को देखेंगे कि उच्चारण स्थान में सबसे निकट कौन सा है, समान कौन सा है, उसके आधार पर हम क्या करेंगे, उसको वो करेंगे, आदेश करेंगे। तो जब हमारे पास ये वर्ण है शुद्ध ई उपास्य, तो इस ई के स्थान पर यह आदेश हो जाएगा। यह स्थिति बन गई शुद्धया उपास्य, यह स्थिति बनी। अब इसके बाद में एक सूत्र और आता है जो कि ये कहता है कि अनचीच। एक जो सूत्र आता है अनचीच, ये जो सूत्र है, ये सूत्र क्या कहता है कि अच से परे यदि कोई यर प्रत्याहार का वर्ण आ रहा है, किसी भी अच से परे यर प्रत्याहार का वर्ण हो और उसके बाद में यदि अच नहीं हो, तो उस यर वर्ण जो होता है इसको द्वित्व होता है। द्वित्व होता है यानी कि डबल बार उसको लिखा जाता है। अच के बाद में यर प्रत्याहार का कोई वर्ण होना चाहिए, लेकिन यर प्रत्याहार के बाद में कोई अच नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जब ये चीज होती है तो वहां पर हम क्या करेंगे? द्वित्व करेंगे, क्योंकि हम दोनों ही प्रकार से शब्दों को बनाएंगे, कोशिश करेंगे जो शुरुआत में लिखा है हमने। तो ऐसी स्थिति में अब क्या है कि एक तो स्थिति ये बन रही है हमारी, इसके अंदर इस सूत्र से इन्होंने क्या कहा, अब हम देखते हैं इस सूत्र को। अब ये जो स है, इस स में उ है, फिर ध है, फिर य है और फिर उपास्य है। ठीक है, अब हम बात करें तो ये इसने क्या बोला कि अच होना चाहिए, उसके बाद में यर प्रत्याहार का वर्ण होना चाहिए। तो ये जो है स के अंदर उ जो है ये क्या है? अच है। और इस अच के बाद में ये जो ध आ रहा है ये यर प्रत्याहार के अंदर परिगणित है। इसलिए मैंने आपको बोला था कि आप प्रत्याहार वगैरह एक बार देख लें ताकि आपको ध्यान में रहेगा। तो ये जो ध वर्ण आता है ये क्या आता है? यर प्रत्याहार के अंदर आता है, और इसके बाद में ये य आ रहा है यानी कि कोई अच नहीं है। तो ऐसी स्थिति में इस ध का हम क्या करेंगे? द्वित्व करेंगे, डबल हो जाएगा ये। ठीक है, तो डबल होने पर सु तो है ही हमारे पास में और यहाँ पे ये ध हो जाएगा। तो सुध ध या उपास्य, ये दो स्थिति बनती है। तो एक स्थिति तो बनेगी हमारे पास में ये सुधय उपास्य, और अनचित सूत्र लगा करके हमारे पास ये दूसरी स्थिति बनेगी सुधय उपास्य। ये दूसरी स्थिति बनेगी हमारे पास में। ये जो काम होता है जड़ प्रत्याहार के वर्ण को द्वित्व करना, ये विकल्प से होता है। विकल्प का मतलब एक पक्ष में करना और एक पक्ष में नहीं करना। तो जहां हम चाहे तो कर सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं करें। तो यहां पर हमने विकल्प से, इसको हमने विकल्प से द्वित्व कर दिया, इसको हमने नहीं किया, ये ऐसा ही है। और इसको हमने द्वित्व किया है अनचित सूत्र से। अब इसके आगे देखते हैं। इसके बाद में अगला सूत्र आता है झलाम जश झसी। एक सूत्र ये आ रहा है झलाम जश झसी। अब क्या कह रहा है कि ये जो सूत्र ये क्या कहता है कि झल के स्थान पर जश होता है यदि झश परे हो। ठीक है, यदि झल प्रत्याहार का कोई वर्ण है तो उस झल प्रत्याहार के वर्ण को जश आदेश हो जाएगा, यानी कि वो वर्ण वहां से हट करके जश का वर्ण लग जाएगा वहां पे। ठीक है, तो झल प्रत्याहार के स्थान पर जश आदेश होता है। कब होता है? कि जब झश प्रत्याहार का कोई वर्ण परे हो, पीछे हो। ठीक है, अब ये इन्होंने ये बात कह दी। अब जब हम इसकी बात करते हैं, अब झल प्रत्याहार को अगर हम देखते हैं तो झल प्रत्याहार में बहुत सारे वर्ण आते हैं। आपको पता है कि झ से शुरू होता है, तो झ या गणदश वहां से, तो झ से शुरू लगा करके हल तक जितने भी प्रत्याहार के अंदर वर्ण आ रहे हैं वो सब भी झल प्रत्याहार में आते हैं। ठीक है, जश प्रत्याहार में 5 वर्ण आएंगे, ज ब गड़ द,
ये 5 वर्ण आते हैं। और फिर जश प्रत्याहार में भी जब यस लगा करके जब गड़ दश वहां तक आएंगे ये जश प्रत्याहार में। तो झल प्रत्याहार में इतने सारे वर्ण आते हैं, उसमें से ज ब ग ड़ द, है ना। अब ये 5 ही वर्ण उस पर होंगे, यानी कि यहां पर तो आएंगे बहुत सारे वर्ण हैं, जब से लगा करके हल तक के बीच में बहुत सारे वर्ण हैं, वो प्रत्याहार सभी के अंदर, उन प्रत्याहारों में से जो वर्ण आ रहे हैं उस वर्ण का हम प्रयोग करेंगे, इन 5 में से कोई एक वर्ण वहां पे लगेगा। ठीक है, तो जल के स्थान पर जश होगा। लेकिन कब होगा ये जश? कि जब इसके बाद में जश प्रत्याहार के अंदर आने वाला कोई वर्ण हो, यानी जब से लगा करके गड़द यहां तक अगर कोई वर्ण आ रहा है तो हम ये आदेश यहां पर करेंगे। अब इसको हम इस उदाहरण के रूप में देख लेते हैं कि कैसे हो रहा है ये। कि हमारे सामने स्थिति बनी थी सुध धय उपास्य, एक स्थिति तो ये थी, और एक स्थिति थी हमारे पास सुधय उपास्य। ठीक है, तो इसको तो हमें अभी छेड़ना ही नहीं है, क्योंकि हम तो इसी पे काम कर रहे हैं इसका, क्योंकि ये सारे सूत्र इसी को लेकर के चल रहे हैं। ये जलाम जैसे जशी भी इसी सूत्र को लेकर के इसके लिए काम करेगा, इसके ऊपर काम नहीं करेगा, ये ऐसे ही चलेगा एज इट इज। अब यहाँ पे इसने क्या कहा कि जल के स्थान पर जश होता है यदि झश प्रत्याहार का वर्ण परे हो। अब यहाँ पे ये जो ध दोनों है, ये दोनों ही ध क्या है? जल भी है और जश भी है। ठीक है, ये जो है पहला वाला जो वर्ण है, इसको जल प्रत्याहार के अंदर आएगा ये ध, और ये जो ध है ये इस जश प्रत्याहार में आएगा। ठीक, तो इसने क्या कहा कि इसके स्थान पर कौन सा आदेश होगा? जश आदेश होगा, जब गड़ द। ठीक है, तो ये आदेश होगा। अब जब गड़ द की जब बात करें तो ध के साथ में ऐसा कौन सा वर्ण है, वो स्थानेतर अंतरतम वाली बात आ गई कि जो उच्चारण स्थान में समान हो। तो ध के तथ द धन, तो द और द एक ही वर्ण समूह में आ रहे हैं ये, तो ध के स्थान पर क्या हो जाएगा? द आदेश हो जाएगा। तो ये झल जो है हमारा ध, इस ध के स्थान पर जश द आदेश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो है वो झश प्रत्याहार का ये ध हमारे सामने आ रहा है। तो इसको जब हम करेंगे द, तो हमारे पास स्थिति बनेगी सु द ध य प्लस उपास्य। ये स्थिति हमारे सामने बनेगी, किस सूत्र से बनेगी? झलाम जश जशी, इस सूत्र से ये बनेगा। अब इसके आगे की जब हम बात करते हैं, इसके बाद में फिर एक नया सूत्र आता है। वो सूत्र कहता है कि संयोगान्तस्य लोपः। संयोगान्तस्य लोपः, यानी कि जो संयोगांत पद होते हैं उन संयोगांत पद जो होते हैं उसका लोप हो जाता है। अब संयोगांत यानी कि जो अंत में संयोग है, जिनका संयोग किसको कहते हैं? हलो अनंतरा संयोग है, जहां पे दो हल आपस में परस्पर मिले हुए हैं, वो संयोग है ना। तो जो हल जो मिले हुए हैं उन हलों का लोप हो जाता है, ये कहता है इसमें। अब इसके यानी कि जो दो व्यंजन आ रहे हैं, उन दो व्यंजनों के बीच में किसी तरह का कोई स्वर नहीं है, तो वो संयोग है। ठीक है, अब इसमें कैसे देखते हैं कि जैसे ये उदाहरण हमारा चल ही रहा है, तो सु द ध य उपास्य। ठीक है, और दूसरा हमारा जो वर्ण चल रहा है, वो शब्द चल रहा है, वो है सुधय उपास्य। अब ये जो है, ये सूत्र क्या कहता है कि संयोगांत का लोप हो जाता है। संयोगांत वर्ण क्या है? कि जिसके बीच में किसी प्रकार का कोई स्वर की बाधा नहीं हो। अब इसके अंदर देखते हैं कि द, ध और य, ये तीनों जो है ये संयोगांत है, क्योंकि इसके बीच में किसी भी तरह का कोई स्वर नहीं आ रहा है, तो ये संयोगांत है। और इसी तरह से इसके अंदर भी देखेंगे हम, तो ये दोनों जो पद हैं ये संयोगांत है। अब संयोगांत से लोप विद्या के संयोगांत पद का लोप कर देना चाहिए, और अगर हम इसका लोप कर देंगे तो हमारा शब्द कैसे बनेगा?
है ना। एक प्रश्न फिर ये भी आ जाता है, तो अब ऐसी स्थिति में क्या करें कि जब इसे ये कह दिया कि संयोगांत पद का लोप होना चाहिए, ये तुम्हारा सूत्र ये कह रहा है, लेकिन अगला सूत्र क्या कहता है? अगला सूत्र कहता है अलो अंत्यस्य। अगला हमारा जो सूत्र बोलता है वो कहता है कि अलो अंत्यस्य, यानी कि जिसका आदेश किया गया है, जिसका विधान किया गया है, यानी कि इसके स्थान पर, ये षष्ठ्यंत पद हो गया इसके स्थान पर, ठीक है, संयोगांत पद के स्थान पर ये षष्ठ्यंत, तो षष्ठ्यंत पद जो कहा गया है उसके अंतिम अल का ही लोप किया जाए, ये कहता है। ठीक है, ये सूत्र वापस बोल रहा है, क्या कह रहा है, इसने तो क्या कह दिया कि जितने भी संयोगांत पद हैं उन सब का लोप हो जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये क्या कह रहा है कि षष्ठी विभक्ति में के रूप में जहां पर कहा गया कि इसका वर्ण हो जाना चाहिए, लोप होना चाहिए, तो उसके लोप में ये क्या कह रहा है कि अंतिम अल का ही लोप कर दो और किसी का करने की जरूरत नहीं है। तो अंतिम अल क्या हुआ, यह हो गया, तो इसका केवल लोप कर दो आप, किस सूत्र से, इस सूत्र से, है ना। अलो अंत्य से सूत्र से क्या कह रहा है कि अंतिम यह का जो है वो लोप हो जाना चाहिए। लेकिन मैंने जो शुरुआत में व्याकरण में कुछ समझाया था, मैंने बताया था आपको कि जो कुछ सूत्र ऐसे हैं कि जो कुछ नियमों से कुछ मतलब स्पष्ट नहीं हो पाते हैं, तो उसके लिए वार्तिक रचे गए थे, है ना। तो वार्तिक यहां पर काम करेगा, एक नया वार्तिक काम करेगा, क्योंकि अगर हम यह का लोप कर देंगे तो हमारे पास शुद्धिउपास्य शब्द नहीं बनेगा। तो ये यह का लोप ना हो, इसके लिए क्या हुआ, तो इसके लिए क्या किया गया, एक वार्तिक दिया गया। ठीक है, अब वो वार्तिक क्या है, तो वार्तिक जो है वो दिया गया है इसके लिए, वो है यणः प्रतिषेधो वाच्य। ठीक है, ये वार्तिक है। अब ये क्या कह रहा है, यणः प्रतिषेधो वाच्य, ये कह रहा है कि यदि वाक्य में अगर यण अंत में आ रहा है, पदांत य आ रहा है, तो उस य का लोप नहीं करना चाहिए। संयोगांत पद ने क्या कहा, संपूर्ण संयोगांत पदों का लोप हो जाए, लेकिन अगर संयोगांत पदों का लोप कर दिया जाएगा तो शब्द नहीं बन पाएगा। तो ऐसी स्थिति में अलो अंत्य से सूत्र आया, अलो अंत्य से ने क्या कहा कि अंतिम अलका कर दो, कुछ नहीं हुआ तो अंतिम अलका कर दिया जाए। अब अंतिम अलका करेंगे तो यह आ रहा है वहां पे, और अगर यह का लोप कर दिया गया तब भी सिद्धि नहीं होगी। तो ऐसी स्थिति में क्या करें, तो यण प्रतिषेधवाच्य, ये वार्तिक आया उसके अंदर संशोधन के रूप में। तो इसने क्या कहा कि अगर यण प्रत्याहार का कोई वर्ण है वहां पर वाक्य के अंदर, तो उसको क्या होगा, उसका निषेध होगा, उसका हम लोप या नहीं करेंगे, उसको हम इसका वहां से उसको नहीं हटाएंगे। तो ऐसी स्थिति में जब हमारा ये रूप बना हुआ है सुदधय उपास्य, है ना, और एक हमारा रूप बना है सुधय उपास्य, अब इस स्थिति में संयोगांत संयोगांत से लोप सूत्र ने कह दिया कि इनका संयोगांत पदों का लोप हो जाना चाहिए, लेकिन अल्लो अंत्य से ने क्या कहा, अंतिम अल का लोप कर दो आप, ये रोन कह दिया। लेकिन यण प्रतिषेधवाच्य ने क्या कहा कि यदि यण प्रत्याहार का वर्ण है, यह वर्ण है उसके अंदर, यानी यण प्रत्याहार का वर्ण है, तो उसका लोप नहीं किया जाना चाहिए, नहीं करते हैं उसका लोप। और जब यह का लोप नहीं होगा तो हम जब शब्द बनाएंगे तो सु अपने आप में पूर्ण है, द और ध की संधि होगी नहीं, तो ये अधूरे रहेंगे। य में ऊ मिला, शुद्ध्यु पास्य, एक वर्ण ये बना, और इधर सु अपने पूर्ण, ध अधूरा रहेगा, य में ऊ मिला, शुद्ध्यु पास्य। ये दोनों वर्ण जो है वो शब्द जो है वो सिद्ध होते हैं इस तरह से। तो इस प्रकार से इसके अंदर अलग अलग सूत्र लग करके ये एक शब्द की सिद्धि होती है कि विभिन्न प्रकार के शब्द जो बने हुए हैं वो किस प्रकार से बने हैं, कैसे बने हुए हैं। और इसकी अगर हम बिल्कुल अगर संक्षिप्त में अगर हम देखें, इसको समझना चाहें यण संधि को इसी उदाहरण से, तो हम इस उदाहरण को इस रूप में देख सकते हैं कि यण संधि का एक उदाहरण आया हमारे पास में।
शुद्ध्युपास्य या फिर शुद्ध्युपास्य। ठीक है, अब यहां से हम इसकी शुरुआत करते हैं, बिल्कुल संक्षिप्त हम देखते हैं। अब इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो सबसे पहले तो संधि विच्छेद हुआ हमारा शुद्धि प्लस उपास्य। इसको जब हमने तोड़ा तो शुद्ध प्लस शुद्ध ई उपास्य, यह स्थिति आई। इको यंची से यणादेश, इको यंची से यण आदेश, लेकिन किस स्थान पर? प्रश्न। तो यहां पर आया तस्मिन् इति निर्दिष्ट पूर्वस्य। यानी कि अंतिम अच से पहले वाले पूर्व के स्थान पर, इस ई के स्थान पर। लेकिन इसके साथ में कौन सा होगा ई के स्थान पर आदेश? तो इसके लिए दूसरा सूत्र आया स्थाने अंतरतमः। इस सूत्र से ई के स्थान पर, यानी कि इन दोनों सूत्रों से मिला करके ई के स्थान पर बना शुद्धय उपास्य। यह स्थिति बन गई। अब जब यहां तक ये स्थिति आ गई तो इसके बाद में जो नेक्स्ट सूत्र आएगा वो आएगा अनचि च। ठीक है, अब अनचि च जो आया सूत्र, अनचि च सूत्र से विकल्प से द्वित्व करने पर शुद्धधय उपास्य, जहां नहीं किया वहां शुद्धय उपास्य। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट सूत्र जो आएगा वो आया हमारा झलाम झश झसी। इस सूत्र से ध को द आदेश, सु द ध य उपास्य, और जहां कुछ नहीं कर रहे हैं वहां पर ये एज इट इज ऐसे ही वर्ण चलेगा हमारा शुद्धय उपास्य। ठीक है, इसके बाद में नया सूत्र जो आएगा वो आया संयोगांतस्य लोपः। संयोगांतस्य लोपः से द ध और य या ध और य का लोप आदेश। ठीक है, लेकिन इसके बाद में आया अलो अंत्यस्य, जिसने कहा अंतिम अल को आदेश, यानी कि केवल य को आदेश दोनों स्थानों में। लेकिन एक अंत में हमारा आया वार्तिक यण प्रतिषेधो वाच्य, यानी कि यण का प्रतिषेध करना है वाच्य के अंदर। अगर यण प्रत्याहार का कोई वर्ण आ रहा है तो उसको हम वो नहीं करेंगे। तो ऐसी स्थिति में जब हम यह का लोप नहीं करेंगे तो हमारे पास में ये शुद्ध्युपास्य या शुद्ध्युपास्य शब्द बनेगा। तो ये एक सिंपल सहज अर्थ में हम बात करें तो ये यण संधि है, और इसी के जो कुछ उदाहरण हैं तो इनको अगर आप खुद करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप कहाँ चूक रहे हैं, कहाँ नहीं कर रहे हैं। एज इट इज चलेगा, सेम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। यही सूत्र लगभग लगेंगे, और जहां जिस सूत्र का प्रयोग अगर नहीं हो रहा है तो वो नहीं होगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो है आप खुद इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस में लेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो जैसे कि एक शब्द आ रहा है हमारा मधुवरी ही, इसका संधि विच्छेद में आपको बता देती हूँ, तो उसके हिसाब से आप इसको प्रैक्टिस में लेंगे तो आपको समझ में आएगा। मधुवरी ही एक है,
धात्र्यंशः या धात्र्यंशः, दोनों ही रूपों में जिस प्रकार से शुद्ध्युपास शब्द बना है उसी प्रकार से ये भी बनेगा। इसकी जो होगी वो धात्री अंशः बनेगा, विग्रह इसका धात्री अंशः, और एक शब्द है हमारा लाकृति ही, ये बनेगा लृ प्लस आकृति ही। ठीक है, अब ये जो तीन जो शब्द हैं इनको आप खुद करें, प्रैक्टिस में देखें कि कैसे बन रहे हैं ये शब्द, कहाँ किस किस जहां जिस सूत्र की आवश्यकता है वहां पर उसी सूत्र का प्रयोग करें, जहां पर उसकी आवश्यकता नहीं है वहां पर सूत्रों का प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। और आप इसको बस करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा साथ में, और आपको लगेगा कि हाँ हमें कुछ समझ में आया। और फिर अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि आपको क्या चीज क्लियर नहीं हुई है। तो ये हमारे यहाँ पे एक यण संधि, स्वर संधि का जो भेद है अच संधि का, यण संधि, ये यहाँ पर खत्म होती है एक। इसलिए मेरा आग्रह है कि आप इसको थोड़ा सा एक बार करके अवश्य देखें इसको। और आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और अगर अच्छी चीज लग रही है आपको, अधिक से अधिक अपने जो मिलने वाले हैं, आप लोगों के साथ में पढ़ने वाले साथी लोग हैं, उनको आप शेयर करें, वहां तक पहुंचाए, वो उनको आगे तक पहुंचाए, अधिक से अधिक विद्यार्थियों को इसका लाभ मिले। एकेडमिक वाले हैं तो उनके लिए भी काम की चीज है, तो आप उनको भी बता सकते हैं कि वो इस वीडियो को देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप कुछ प्रतिक्रिया दें अवश्य मुझे। तब तक के लिए धन्यवाद।